अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 8, कार्बोनिल कंपाउंड्स। इस कार्बोनिल कंपाउंड्स का जो है ये तीसरा और आखिरी लेक्चर है। इसमें कंक्लूजन होगा इस चैप्टर का। निस्बतन छोटा लेक्चर हो सकता है पिछले 2 लेक्चर्स के मुकाबले में, लेकिन फिर भी इसकी इम्पोर्टेंस है। इसमें जो है हम एल्डिहाइड और कीटोन का डिफरेंस और उनकी जो है फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ का डिफरेंस, और आखिर में कीटोन का जो नॉमेनक्लेचर रह गया था उस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। तो मेरे साथ रहिएगा। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कार्बोनिल कंपाउंड्स के जो है ये पहला केस है। अगर आपने इसका पहला लेक्चर लिया हो, कार्बोनिल कंपाउंड्स जो हैं उसमें 2 तरह के कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं। ये चैप्टर 8 जो है इसका पार्ट 1 है। इसमें एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की स्टडी है। और जो 9 चैप्टर है, जो इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 2 के बाद करेंगे, उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड्स, वो पार्ट 2 है कार्बोनिल कंपाउंड्स का। तो इन चीज़ों को भी ज़रा जो है एहतियात से जो है नोट डाउन करते रहें, जो बारीकियाँ आ रही हैं कि पार्ट 1 क्यों लिखा हुआ है इस चैप्टर के साथ। आज के लेक्चर की जो पहली चीज़ है उसमें केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अगर आप लोगों को याद हो, चैप्टर नंबर 5 एलिफेटिक कंपाउंड्स, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, उसका डिस्टिंग्विशिंग केमिकल टेस्ट। फिर उसके बाद अगर आप लोगों को चैप्टर नंबर 6 जहन में हो, अल्काइल हैलाइड्स, अमाइंस, तो उसमें जो है वो, और ईथर्स जो है अगले चैप्टर में, इन सब के केमिकल डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट का एक हमारा जो है जगह जगह नज़र आता है चैप्टर्स के दरमियान में। तो ये इम्तिहान का बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये तकरीबन ख़त्म पे ये केस है। चैप्टर नंबर 9 आखिरी हमारा ऑर्गेनिक का उस सेंस में जिसमें इक्वेशंस होंगी। तो इसको भी एक जगह नोट डाउन करें। पहले मैंने इस तरह तवज्जो नहीं दिलाई, आज दिलवा रहा हूँ कि केमिकल टेस्ट के तमाम जितने भी केमिकल टेस्ट हैं इसको एक जगह कर लें, क्योंकि इसका एक सवाल बोर्ड एग्ज़ाम में आने ही आने हैं अगर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं। अब इस चैप्टर में एल्डिहाइड और कीटोन है, इसका केमिकल डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट। तो 2 ऐसे टेस्ट हैं जिससे एल्डिहाइड और कीटोन डिस्टिंग्विश हो सकते हैं, क्योंकि हैं तो दोनों कार्बोनिल कंपाउंड, लेकिन कैसे फ़र्क किया जाए बाई केमिकल रिएक्शन, कि इस जो है कंटेनर में, इस वेसल में कीटोन है और इस वेसल में, इस कंटेनर में जो है वो एल्डिहाइड है। ऑन पेपर तो नज़र आ रहा होता है कि ये कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो कीटोन है और ये जो एल्डिहाइड है, बट हाउ टू डिस्टिंग्विश देम केमिकली। तो ये 2 टेस्ट बड़े इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं। पहले को कहा जाता है सिल्वर मिरर टेस्ट। सिल्वर मिरर टेस्ट इसलिए इसको कहते हैं कि इस रिएक्शन में एक सिल्वर, मेटालिक सिल्वर सुना होगा आप लोगों ने, जिसका Ag सिंबल होता है, ये इसमें डिपॉजिट होता है, या इसमें ये हासिल होता है। अब इसमें होता क्या है, सबसे पहले तो एक रिएजेंट तैयार करवाना पड़ता है जिसको कहते हैं टॉलेंस रिएजेंट। सही से हाईलाइट करिएगा चीज़ों को। टॉलेंस रिएजेंट, ये टॉलेंस रिएजेंट जो है ये एक अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ये आपको नज़र आ रहा होगा। अमोनिया जिसमें हो अमोनिकल, सिल्वर जिसमें हो सिल्वर, और ये हाइड्रोक्साइड बज़ाहिर नज़र आ रहा है। इसको बनाने में शुरू के स्टेज में, यानी कि इसके ये यहाँ पे तो हम यूज़ कर रहे हैं ना, डायरेक्ट लिखा हुआ है टॉलेंस रिएजेंट। ये आया कहाँ से, ये बनता है, बनाया जाता है, प्रिपेयर होता है। और उसके बनाने का तरीका ये होता है कि इसमें सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करवाया जाता है। तो फिर ये अमोनिकल सिल्वर हाइड्रोक्साइड जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है, वो 2 स्टेज के बाद इस रिएक्शन में हम पहुंचते हैं। तो लेकिन वो हिस्ट्री हमें नहीं करनी है, हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं मुख्तसर बता दी ऐसे स्टूडेंट जो शौकीन है कि ये बनता कैसे है। तो ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है, बनाया जाता है। और जब बन जाता है तो उसके बाद एक स्टेज में उसका पहले रिएक्शन होता है जिसमें से ये हाइड्रोक्साइड अलग करवाया जाता है, फिर ये जो है रिएक्शन में आता है। अब इसमें होता क्या है, इसमें फॉर्मएल्डिहाइड रिएक्शन करेगा। तवज्जो से लिखिएगा, फॉर्मएल्डिहाइड, जिसका HCHO हमने इस पूरे चैप्टर में देखा, जिसको मीथेनॉल कहते हैं। जब इस फॉर्मएल्डिहाइड को टॉलेंस रिएजेंट यानी अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट
के साथ वार्म करते हैं, हीट अप करते हैं, गर्म करते हैं। वार्म भी लिख सकते हैं आप, हीट भी, लेकिन ये नीम गर्म सा होता है तो इसलिए इसको वार्म का लफ्ज़ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं टीचर्स। तो उसमें ये होता है कि ये जो हमारा फॉर्मल्डिहाइड है ये रिड्यूस कर देता है इस टॉलेंस रिएजेंट को मेटालिक सिल्वर में, जबकि इसी के बरक्स कीटोन्स डू नॉट रिएक्ट विद टॉलेंस रिएजेंट। अब ये केमिकल टेस्ट इस तरह हुआ, यानी इसके नीचे आप एक स्पेशल नोट करके लिखेंगे कि वेयर एज, यानी हेडिंग 2 पे मत चले जाइएगा, वेयर एज कीटोन्स डू नॉट रिएक्ट विद टॉलेंस रिएजेंट, यानी कि अगर कीटोन जिस बर्तन में होगा उसमें हम टॉलेंस रिएजेंट को, उसके फ्यू ड्रॉप्स, उसका जो लिक्विड होता है ये अगर डालेंगे तो नो रिएक्शन, नो चेंज, नथिंग। जबकि इसके बरक्स आपके सामने नज़र आया कि यहाँ पे क्या हुआ, यानी कि अगर इसके जगह मैं कीटोन अभी ले लूँ, कीटोन क्या था जनाब, एसीटोन CH3 CO CH3। अब इसी के साथ में अगर टॉलेंस रिएजेंट लूँ, यानी अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। ये इस बात का सबूत हो जाएगा कि ये डिस्टिंक्शन है दोनों में कि एक रिएक्शन को फेवर करता है टॉलेंस रिएजेंट के साथ और एक नहीं करता है। और इसमें जो ये सिल्वर एरो नीचे का मतलब ये डिपॉजिट हो रहा होगा उस बर्तन में, उस जगह पे जहाँ पे ये रिएक्शन टॉलेंस रिएजेंट का करवाया जाएगा। और ये जो है ये वो रिडक्शन प्रोडक्ट के साथ ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बनी, यानी इसमें जो है एल्डिहाइड ने रिड्यूस किया सिल्वर में और ख़ुद ऑक्सीडाइज हो गया। कैसे, अमोनियम नज़र आ रहे हैं, इसके अमोनिया पार्ट को उसने ले लिया, किसने, एल्डिहाइड ने। ये नज़र आ रहा होगा कि इसमें NH4 आ गया, NH4, और ये वाला जो ऑक्सीजन का पार्ट है ये भी उसके साथ गया है, इसलिए आपको यहाँ पे एक ऑक्सीजन गया है, यहाँ पे 2 नज़र आ रहे होंगे। तो ये हो गया अमोनियम फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या होता है, जिसमें COO आ जाए, ईस्टर ग्रुप। जैसे COO अगर आपने बेंजीन का चैप्टर पढ़ा हो मेरे साथ, या न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स जो थे चैप्टर नंबर, बोले एल्डिहाइड्स वाला, सॉरी अल्काइल हैलाइड्स वाला चैप्टर नंबर 6, तो उसमें ये जो है COO पूरी लिस्ट थी। तो ये COO ईस्टर ग्रुप होता है, जिसमें आ जाए उसके नाम में फिर ये फॉर्मेट, एसीटेट, इस तरह के लफ्ज़ आते हैं। तो ये अमोनियम, NH4 अमोनियम, और HCOO फॉर्मेट, HCOOH फॉर्मिक एसिड, तो HCOO फॉर्मेट। यहीं पे होता CH3 से COO, तो वो हो जाता एसीटेट। अमोनिया रिलीज़ हो गई और टेस्ट हो गया कंप्लीट। इम्तिहान में ये सवाल कैसे होगा कि गिव अ केमिकल टेस्ट या सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। दूसरा टेस्ट जो है वो निस्बतन आसान है, वो फेलिंग्स टेस्ट कहलाता है। फेलिंग्स टेस्ट जो है ये भी, अच्छा ये लोगों के नाम थे, केमिस्ट थे बड़े बड़े। टॉलेंस जो है ये बज़ाहिर जो है रिएजेंट है, लेकिन टॉलेंस किसी शख्स का नाम है। इधर फेलिंग्स बज़ाहिर एक जो है हमारा सॉल्यूशन है, लेकिन फेलिंग्स एक शख्स का नाम है, केमिस्ट है ये सारे। फेलिंग सॉल्यूशन क्या है, फेलिंग सॉल्यूशन जो है 2 बेसिस का मिक्सचर है। बेसिस सुना होगा आपने बचपन में, अल्कलीज जिसमें OH होता है। अब इसको गौर से देखें, कॉपर हाइड्रोक्साइड या क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड CuOH ट्वाइस, और एक सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अब मज़ीद अगर आपकी मालूमात हो फर्स्ट ईयर मैट्रिक पढ़ के, NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, जबकि इसी के बरक्स ये जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं ये वीक बेस बनाते हैं। कॉपर एक ट्रांजिशन मेटल है, चैप्टर नंबर 2 आगे आ रहा है इंशाल्लाह, उसमें ये सारी कहानी आने जा रही है, ट्रांजिशन मेटल्स वगैरह, ये वीक बेस है। अब ये एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के मिलाप से जो सॉल्यूशन तैयार किया था उसने, उसके नाम पे फिर उसका आ गया है फेलिंग सॉल्यूशन। अब ये फेलिंग सॉल्यूशन तैयार हो गया एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस को मिलाकर, अब इसको आप फॉर्मल्डिहाइड से ट्रीट कर दें, फॉर्मल्डिहाइड यानी मीथेनॉल से। अब फॉर्मल्डिहाइड मीथेनॉल से ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, इसमें कॉपर नज़र आ रहा था आपको, ये कॉपर के रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा उस कंटेनर में, बर्तन के नीचे जिसमें ये हमने टेस्ट किया है, यानी नज़र आ रहा है कॉपर ऑक्साइड। ये कॉपर ऑक्साइड जो है ये रेडिली सॉल्युबल नहीं है, तो ये जो है बनाएगा आपका प्रेसिपिटेट्स, रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट। जबकि इसी के बरक्स हम अगर यहाँ पे एसीटोन यानी 2 प्रोपेनॉल लेते कीटोन,
और उसको हम फैलिंग सॉल्यूशन के साथ जो है रिएक्ट करते, तो एरो के बाद आता नो रिएक्शन, नो प्रेसिपिटेशन, यानी रिएक्शन या प्रेसिपिटेशन नहीं होगी अगर हम यही काम कीटोन के साथ करवाएंगे एक फैलिंग सॉल्यूशन का। और बाकी वही हुआ है तकरीबन जो पिछले रिएक्शन में हुआ। इसमें अब सोडियम है, ये सोडियम का फॉर्मेट बन गया, अगर आपको नज़र आ रहा हो HCOONA, ये सोडियम फॉर्मेट हो गया। लेकिन ये हमारी साइड प्रोडक्ट है तो इसका नाम नहीं लिखा हुआ है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ आप लोगों को। और चूँकि बेसिस थे OH वाले, तो वाटर का निकलना लाजमी था, तो बाई प्रोडक्ट साइड प्रोडक्ट बनेगी वाटर। बाकी जो नज़र आ रहा है वो बैलेंसिंग का है। मुख्तसर क्या हुआ? मुख्तसर ये हुआ कि व्हेन फॉर्मल्डिहाइड और मिथेनॉल, दैट इज़ एन एल्डिहाइड, इज ट्रीटेड विद फैलिंग सॉल्यूशन। आमतौर पे ये भी वार्म होता है, लेकिन आपकी बुक वालों ने बयान नहीं किया। अगर आप मेरी बात पे यकीन करें, ये भी वार्म होने चाहिए, सॉल्यूशन वार्म होने चाहिए। ठंडी हालत में अमूमन ये रिएक्शन नहीं करते हैं। तो इट गिव्स रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड। ऑन द अदर हैंड, इसके नीचे लाइन लिखनी होगी, ऑन द अदर हैंड अगर इसी की जगह हम कीटोन लेते और यही फैलिंग सॉल्यूशन लेते कॉपर हाइड्रोक्साइड का और सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो यहाँ पे लिखना पड़ता आपको नो रिएक्शन, नो प्रेसिपिटेशन, नथिंग। इसको यूँ समझ लें आसान देसी ज़बान में कि अगर हम उस बर्तन में ये डाल देंगे जिसमें जो है कीटोन होगा, तो कोई केमिकल चेंज, कोई केमिकल एक्टिविटी कुछ नज़र नहीं आएगी। लगेगा जैसे ना दूध में पानी मिला दिया तो बज़ाहिर तो दूध ही है, लेकिन केमिकल रिएक्शन थोड़ी हुआ, फिजिकल हो गया, उसकी मिकदार बढ़ गई, ऐसा हो गया। ऐसा समझ में आया? तो ये वही है कि अगर हम कीटोन से रिएक्शन करा देंगे फैलिंग सॉल्यूशन का या टॉलेंस रिएजेंट का, तो नो केमिकल रिएक्शन, नो केमिकल चेंज भी लगकर। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास 10 ईयर हो तो पिछली बुक में भी ये था, और ये बड़ा एवरग्रीन केमिकल टेस्ट है क्योंकि थोड़ा यूनिक है, तो इसको प्रैक्टिस कीजिएगा ज़रा तरीके से, और सवाल सही से रीड कीजिएगा इम्तिहान में। स्टूडेंट्स अगर मेरे साथ हैं, अगर एक केमिकल टेस्ट मांगेगा तो एक देंगे, पसंद आपकी हो जाएगी कि फैलिंग्स का या टॉलेंस का। अगर वो 2 केमिकल टेस्ट मांगेगा तब 2। अगर आपको फिनॉल वाला चैप्टर भी याद हो, फिनॉल में भी देखें हमने एक से ज़्यादा रिएक्शंस के टेस्ट किए हैं कि डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बिटवीन फिनॉल एंड अल्कोहल। रिवाइज करें बेटा, तो ये देख लें, बारीकियाँ हैं, माजी फिर से आ रहा है। तो ये तो इक्वेशन का इस चैप्टर का एंड हो गया, यानी कि इसके बाद अब थ्योरेटिकल एक आधे टॉपिक हैं, छोटा सा लेक्चर हो सकता है, लेकिन नॉमेनक्लेचर में मैं टाइम ले लूँगा। अब लर्निंग का कुछ है, जो लर्निंग के शौकीन हैं उनके लिए अच्छा वक्त आ गया। जो इक्वेशन से तंग होते हैं, इरिटेट होते हैं, उनके लिए अब अच्छा पोर्शन इस चैप्टर में, बहुत छोटा सा 10% का चैप्टर में ये हिस्सा है। डिफरेंस बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब ज़रा ख्याल रखिएगा सवाल का, अगर इम्तिहान में सवाल आता है डिफरेंशिएट बिटवीन एलिफेटिक एरोमेटिक कंपाउंड, सवाल आता है डिफरेंशिएट बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल, सवाल आता है डिफरेंशिएट बिटवीन अमाइंस एंड अमाइड्स, सवाल आता है डिफरेंशिएट बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, सवाल आता है डिफरेंशिएट बिटवीन टोलिन एंड बेंजीन। वक्त ज़ाया नहीं कर रहा हूँ, आपको लग रहा है वक्त ज़ाया कर रहा हूँ कि मैं एक टॉपिक की जो है वहाँ स्लाइड लाता हूँ और आके बीच में खड़ा हो जाता हूँ समाज की दीवार की तरह। जी नहीं, ये जो मैं करता हूँ ये समझने वालों की बात है। अब ये जो बोला ना मैंने कि ये डिफरेंस बिटवीन, अब पीछे जो हेडिंग है वो भी तो डिफरेंस था, जिसमें फैलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट के साथ हमने रिएक्शन किया। अब ये इम्तिहान में ज़रा सही से रीड कीजिएगा, वरना कभी कभार बनी बनाई गेम ख़राब हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता ख्यालों में कि हमारा ज़ीरो कहाँ हो रहा है इम्तिहान में। अगर केमिकल टेस्ट का डिफरेंस नहीं है तो ये टॉपिक है, केमिकल टेस्ट है और डिफरेंस है तो वो टॉपिक है, हैं दोनों डिफरेंस। इसमें फ़िज़िकल बिहेवियर या फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का डिफरेंस बयान होगा, यानी इससे भी कुछ समझे। हमारी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में इस तरह के 2 तरह के डिफरेंस चल रहे हैं। एक फ़िज़िकल डिफरेंस जो कॉलम बना के खींच लेते हैं हम, आमतौर पे जो डिफरेंस का स्टाइल होता है बचपन से, 1 पॉइंट लिख दिया, 2 या 3 4 डिफरेंस लिख दिए। और इसी तरह जो है केमिकल टेस्ट में कॉलम नहीं खींचेंगे, उसमें इक्वेशन बनाएं, आप उसके प्रॉपर तरीके से जो है आंसर करें। तो मेरा काम बताना था, अब आपका काम है समझना। एक तो दोनों के स्ट्रक्चर का फ़र्क है। अच्छा वैसे रिवीजन लाइक है, अगर ये चैप्टर पूरा आप लोगों ने मेरे साथ लिया है, बस जल्दी जल्दी चेक करेंगे क्या हो गया, किस तरह का हम फ़र्क करेंगे। अच्छा ये आमने सामने कॉलम बना के भी हो सकता है,
एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर कार्बोनिल, दोनों कार्बोनिल है सर, ये तो कॉमन पॉइंट हो गया। आगे फ़र्क आएगा। इन एल्डिहाइड्स द कार्बोनिल कार्बन इज अटैच विद वन अल्काइल और एरिल ग्रुप, उसमें टर्मिनल कार्बन पे कार्बोनिल है, जाके देखिएगा। जबकि कीटोन्स में विद इन द चेन कार्बोनिल कार्बन है। तो ये फ़र्क हो गया ना, यानी ये वाला फ़र्क हो गया ऐसा कि इसके अंदर जो है अल्काइल रेडिकल के साथ या एरिल, एरिल का मतलब है बेंजीन रिंग आ जाए। ये मैं बता चुका हूँ, फिर भी बता दिया। अब इसमें देखें कहाँ पे कार्बन कार्बोनिल वाली है और इसमें देखें कहाँ पे, फ़र्क आ गया। ये आर तो है अल्काइल, अगर यहीं पे ये आ जाएगा, जाके देखिएगा एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन जो है वो जो है एरिल ग्रुप के साथ बन गया, यानी अब यहाँ पे यूँ आ जाता। ये बेंज एल्डिहाइड हो गया। अब ये बेंज एल्डिहाइड जो हुआ ना, ये एरिल ग्रुप की अटैचमेंट हो गई CHO के साथ। समझे तो समझे, नहीं तो नहीं। तो ये पहला फ़र्क था जो स्ट्रक्चरल डिफरेंस है। दूसरे नंबर पे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऊपर कर देंगे, दो एक साथ नज़र आ जाए। ये 2 3 एक साथ देख लें आप लोग, वो सेंटर बहुत है बस। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कीटोन इज रिलेटिवली हायर देन एल्डिहाइड्स। बॉइलिंग पॉइंट दोनों का बराबर नहीं है, जबकि दोनों कार्बोनिल कंपाउंड हैं, दोनों कार्बोनिल कंपाउंड हैं, लेकिन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स आगे पीछे हैं। अब लिखा हुआ है कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है और एल्डिहाइड का कम है। अब वजह क्या है इसकी, जो मैंने मिटाया स्ट्रक्चर उसको दोबारा से देखें। पोलैरिटी कार्बोनिल कंपाउंड की स्ट्रॉन्ग कहाँ पे है। अब एक वो है जिसमें दोनों तरफ आर आर यानी कार्बोनिल का रेडिकल अल्काइल रेडिकल के साथ जुड़ा हुआ है, दोनों तरफ आर है, सही है। वो कौन हुआ, वो हुआ कीटोन। जबकि इसी के बरक्स एल्डिहाइड कौन है, जिसके एक किनारे पे हाइड्रोजन है, ऐसे ही है, समझ रहे। तो अब फ़र्क आ गया पोलैरिटी में, हैं तो दोनों के कार्बन पोलर। यानी मैं अगर यहाँ लिख दूँ ये RCO तो ये भी पोलर है और यहाँ ये लिख दूँ RCHO, ये भी पोलर है। अब पढ़ने वाला कैसे बताएगा भाई, कैसे इसमें से आवाज़ आ रही है कि मैं ज़्यादा पोलर हूँ, मैं कम पोलर हूँ। पढ़ने वालों से अब बात हो रही है भाई। इससे तय होगा कि ये जो पोलर कार्बन है ऑक्सीजन बॉन्ड, इसके साथ दूसरी तरफ क्या है, क्योंकि इस तरफ तो सेम चीज़ है। ये जो फ़र्क चीज़ आई ना, इसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट में यानी कि बॉन्ड के टूटने का और बॉन्ड के जो है रप्चर होने का, क्लीवेज का अंदाज बदल जाएगा। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। याद करने वाले के याद कर सकते हैं, लेकिन मैं रीज़न भी दे दी कि बॉइलिंग पॉइंट कीटोन का ज़्यादा होने की वजह बनी इसके दोनों साइड पर आर का यानी कि कार्बन का होना, और कार्बन के साथ जो बॉन्ड है टूटेगा तो बॉयल होगा ना, यानी कि स्टेट ऑफ मैटर का चेंज क्या है, बॉइलिंग। जब बॉन्ड टूटता है अंदर तो बाहर हम देखने वाले ऑब्जर्वर कहते हैं कि फला चीज़ उबल रही है यानी बॉयल हो रही है। रिएक्टिविटी, द रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड्स इज़ ग्रेटर। अब एल्डिहाइड रिएक्टिव में ज़्यादा है, उसमें बॉइलिंग पॉइंट में वो ज़्यादा था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यों ज़्यादा। अगर आपको मेरा लास्ट लेक्चर नंबर 2 याद हो तो मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, एक्टिव हाइड्रोजन। रिवाइज़ कीजिएगा बेटा, मैं रिवाइज़ किए जा रहा हूँ, इम्तिहान मेरा भी है, पता नहीं शायद। एक्टिव हाइड्रोजन या दूसरा एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था मैंने, क्राउडी इफेक्ट, एस्टेरिक इफेक्ट। अब अगर ये याद आ गया तो ये तो रिवीजन, वरना हर दिन नया है, एवरी डे इज़ अ न्यू डे। द रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड्स टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इज ग्रेटर बिकॉज ऑफ लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक इफेक्ट क्या होता है भाई, रश लगा हुआ है, जो उसको मैंने यूँ करके समझाया था कि मैं ऐसी जगह पर खड़ा हूँ जहाँ मेरे दाएँ बाएँ भी कुछ है तो मैं थोड़ा महफूज हूँ, और मैं ऐसी जगह पे खड़ा हूँ कि एक तरफ तो मेरे है कुछ और दूसरी तरफ से मैं एक्सपोज हो रहा हूँ, तो इधर से हमला आएगा। केमिस्ट्री अगर समझ में आती है तो ये वो कहानी हुई। यानी स्टेरिक हिंड्रेंस यानी स्टेरिक इफेक्ट, हिंड्रेंस वही हुई जो इफेक्ट है।
और दूसरा जो लेस इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, लेस इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन कम हो, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम हो। मुख्तसर क्या हो याद करने वालों के लिए कि एल्डिहाइड्स ज़्यादा रिएक्टिव हैं अपने इस हाइड्रोजन पार्ट की वजह से, और कीटोन कम रिएक्टिव हैं अपने इस क्राउडी स्टेरिक इफेक्ट के होने की वजह से, यानी सराउंडेड बाई कार्बन या अल्काइल होने की वजह से। दो और प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके बाद एक डिफरेंस कॉलम आपको नज़र आएगा, और फिर जो है हम जाएंगे नॉमेनक्लेचर की तरफ। अच्छा, ये दो जो डिफरेंस हैं ये इनके केमिकल डिफरेंस हैं। इसके लिए आपको लेक्चर 2 थोड़ा सा खोलना पड़ेगा, भले अभी ना खोलें, बाद में खोलें, लेकिन इन दोनों का समझने का ज़रूरी है कि आपके पास लेक्चर हो, लेक्चर नंबर 2, क्योंकि देखें ऑक्सीडेशन टू कार्बोक्सिलिक एसिड, ये लेक्चर नंबर 2 में हुआ था कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों रिएक्शन करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, और उसके बनाने में हम यूज़ करते थे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चेक कीजिएगा, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट भी हो सकता था, पीसीसी भी हो सकता था, अगर याद हो। नहीं तो यहाँ से देख लें भाई, कीटोन्स ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वेयर एज एल्डिहाइड्स कैन बी ऑक्सीडाइज विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये क्या है, ये समझने का है, रट भी सकते हैं, समझें। पीछे की हेडिंग याद है थोड़ी देर पहले जो गुजरी है, अभी भूल गए तो पलटें यार, क्या कर रहे हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि एल्डिहाइड्स रिएक्टिव ज़्यादा हैं, सही है, और कीटोन थोड़े कम रिएक्टिव हैं, सही है। तो जो रिएक्टिव ज़्यादा होगा, यानी कि उसके अंदर खुद ही जो है वो रिएक्टिविटी की सलाहियत है और वो आमादा है रिएक्शन पर, तो उसको एक हल्का सा भी टच मिलेगा वो रिएक्शन कर जाएगा। और एक जो है थोड़ा सा निस्बतन मजबूत बॉन्ड रखने वाला स्टेबल कंपाउंड है, रिएक्शन तो करता है लेकिन थोड़ा पक्का है, तो उसको बड़ा धक्का लगेगा तो वो रिएक्शन पे आमादा होगा। ऐसे ही हुआ केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। तो कौन मजबूत था थोड़ा, कीटोन, यानी कीटोन को सरेंडर करवाने के लिए, उसको सरनगू कराने के लिए आपको एक ताकतवर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाना पड़ेगा ताकि वो ऑक्सीडाइज होने पर राज़ी हो जाए। जबकि एल्डिहाइड ऑलरेडी अपने एक्टिव हाइड्रोजन और लेस स्टेरिक इफेक्ट की वजह से रिएक्टिव है, उसको हल्का सा भी कोई या माइल्ड सा भी कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देंगे, वो ऑक्सीडाइज करवा देगा अगले को। नहीं समझ में आया तो देख लें, याद कर लें, मेरा काम बताना था कि कीटोन्स ऑक्सीडाइज हुए स्ट्रॉन्ग के साथ, क्योंकि देखिए कीटोन्स का स्टेरिक इफेक्ट ज़्यादा है, दोनों तरफ से उनके अल्काइल ग्रुप या एरिल ग्रुप है। जबकि इसी के बरक्स एल्डिहाइड्स को हमने कहा कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिल जाए तो हो जाएगा। क्रोमिक एसिड जाके देखिए, उसमें क्रोमिक एसिड हमने लिखा होगा H2CrO4 एरो पे। अब ये एक और नॉलेज आई MCQs के लिए और एप्टीट्यूड के लिए कि ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड है, PCC है, पोटेशियम परमैंगनेट है, ये चैप्टर नंबर 5 में भी आया था जब अल्कीन और इल्काइन के टेस्ट होते थे। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सही है। जबकि क्रोमिक एसिड जो है H2CrO4 ये माइल्ड या निस्बतन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीडाइजिंग। तो क्या पता चला कि अगर आपको किसी थोड़े मजबूत कंपाउंड में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का असर दिखवाना है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाएँ, लाइक पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट। और अगर निस्बतन कोई वीक कंपाउंड है अपने बॉन्ड में तो उस सूरत में आप कोई वीक ऑक्सीडाइजिंग या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलाएंगे तो हो जाएगा। टॉलेंस रिएजेंट अभी गुजरा, वो भी कर गया उसको। फेलिंग सॉल्यूशन वो भी कर गया उसको। और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन भी एक होता है, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है। ये सारे सॉल्यूशंस मिलकर कोई भी, यानी कि एट अ टाइम जो भी अवेलेबल हो, अवेलेबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन पर होता है। ये हम काम में ले सकते हैं, किस काम में, एल्डिहाइड्स को रिएक्शन करवाने के लिए। आखिरी है रिडक्शन, ये भी लेक्चर 2 का एंड था कि हमने जो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ, यानी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ अल्कोहल बनाए थे। हेडिंग वहाँ पे लगी होगी रिडक्शन, रिडक्शन, और एरो पे लिखा होगा LiAlH4 या NaBH4। चेक कीजिएगा ज़रूर, अगर लेक्चर ली में पलटें। जो मेरे बोलने पे भी नहीं पलट रहे हैं, या तो बहुत बड़े केमिस्ट हैं या याददाश्त बहुत अच्छी है या बेजार है मेरी तरह कि मैं रेफरेंस दे भी रहा हूँ तो वो देख नहीं रहे। तो अब ये जो है रिडक्शन,
लेकिन दो तरह की हुई थी अगर आपने लेक्चर खोल लिया है तो। जिसमें कार्बन कम होगा वो फर्स्ट डिग्री प्राइमरी अल्कोहल जो है बयान करेगा रिडक्शन के बाद, और जिसके अंदर कार्बन ज़्यादा होगी वो सेकेंड डिग्री सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा रिडक्शन के बाद। कंफर्म आप कर सकते हैं। तो अब देखें इसमें लिखा हुआ है रिड्यूस टू गिव प्राइमरी, कौन? एल्डिहाइड्स, क्योंकि एल्डिहाइड के पास एक साइड पे कार्बन कम है। जबकि इसके बरक्स रिडक्शन ऑफ कीटोन्स जो कि एसीटोन है हर तरफ से कार्बन से घिरा हुआ, वो उसी कंडीशन पे, यानी कि या तो सोडियम बोरोहाइड्राइड लें या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लें, उसी सेम कंडीशन रिड्यूसिंग एजेंट की मौजूदगी में सेकेंड डिग्री अल्कोहल दे देगा। लेकिन अब ये डिफरेंस आप उस वक्त लिखेंगे जब सवाल में लिखा हो कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। और प्रेजेंटेशन बेहतर क्या है, ये तो मैं जो अपना लेक्चर डिलीवर करने के लिए एक ही हेडिंग में दोनों आप आमने सामने लिखिएगा। यूँ लिखिएगा एल्डिहाइड्स कीटोन्स, दरमियान में सेंटर में एक हेडिंग लगाइएगा। मैं अपने तौर पर प्रेजेंटेशन बताता हूँ, अगर कोई मेरी इस बात को भी फॉलो करे, यानी कि ये डिफरेंस आ गया इम्तिहान में, तो आपने एल्डिहाइड और कीटोन का जो है डिफरेंस करना है। अब इसके अंदर वन जो है ये स्ट्रक्चर बन जाए, अब इसका इधर लिखें इसका इधर लिखें कि ये एक तरफ से जो है वो अल्काइल रेडिकल है और दूसरी तरफ से हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, उसमें ये इसे दूसरे नंबर पे स्ट्रक्चर के बाद अगर बॉइलिंग पॉइंट था तो इस तरह ये 1 2 3 4 5, यानी ये डिफरेंस बनाने का कॉलम में तरीका होगा कि आप दो कॉलम में तो एल्डिहाइड और कीटोन की हेडिंग लगा दें और उस पैराग्राफ में से वो वाला जुमला जो एल्डिहाइड का है वो सिर्फ लिख दें। यानी आप जैसे देखें एल्डिहाइड रिड्यूस टू फर्स्ट डिग्री अल्कोहल, ये एल्डिहाइड के कॉलम में आ जाएगा, और कीटोन्स रिड्यूस टू सेकेंड डिग्री अल्कोहल ये कीटोन के कॉलम में आ जाएगा। तो ये देखिए नोट्स का बनाने का भी तरीका बता रहा हूँ कि अगर नोट्स आपको मिले हैं तो ज़रूरी थोड़ी है कि वो अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम्स क्वेश्चंस हों। अभी देख रहे हैं आप फर्स्ट सेकेंड के नोट्स में ये ऊपर क्यू ए करके जो है नोट्स नहीं मिलते हैं आमतौर पे, जो है ना टीचर्स के ना प्रोफेसर्स के ना कोचिंग के, कि क्यू ए का मतलब क्वेश्चन और इसका ये आंसर, क्वेश्चन और इसका ये आंसर। हेडिंग्स तो लगी हुई होंगी, टॉपिक्स तो होंगे, हम कैसे तय करेंगे इसका क्वेश्चन क्या है, और अगर ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर कहाँ से कहाँ तक है। अगर शक है तो इसमें ही मुझसे कुछ पूछ लीजिएगा कि सर कुछ पॉसिबल क्वेश्चंस की सैंपल तो बयान कर दें। जैसे क्लास में तो कर देता हूँ अपने टॉपिक के अकॉर्डेंस के, 2 कर दिए 1 कर दिए, लेकिन 50 सवाल तो 50 के तो नहीं किए ना, कि किस तरह का सवाल है तो क्या करना है। तो उनके लिए अगर किसी को ख्वाहिश हो तो पूछ लीजिएगा कि भाई सवाल ऐसा हो तो सर कितना लिखना है उसमें या क्या लिखना है। अच्छा, आगे इसके यूजेस हैं कि ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक। ये सिर्फ आप याद कीजिएगा पक्का MCQs के लिए बस, क्योंकि ये बड़े नसीब का है कि ये सेकेंड ईयर में कहेगा गिव द यूजेस ऑफ एल्डिहाइड्स। MCQs के लिए इसके ऊपर लिख लें साइड में MCQs, ये MCQs के लिए तैयार करें कि उसमें मिक्स हो जाते हैं यूजेस के, फला चीज़ इस्तेमाल कहाँ होती है। एल्डिहाइड्स जो है वो इंटरमीडिएट्स के तौर पर काम करते हैं, यानी पहले वो अनस्टेबल सब्सटेंस के तौर पे वजूद में आते हैं, फिर फाइनल प्रोडक्ट देते हैं। जबकि कीटोन्स जो है इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग मटेरियल्स हैं। फ़र्क आ गया, यानी कीटोन अगर स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पे अच्छा होगा तो नई सिंथेटिक प्रोडक्ट्स जो है वो क्रिएट करेगा, फाइनल प्रोडक्ट देगा। जबकि इसी के बरक्स एल्डिहाइड्स जो हैं वो इंटरमीडिएट यानी स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल नहीं होते एल्डिहाइड्स इंडस्ट्रीज़ में या कहीं। दूसरे नंबर पे फ्लेवर एंड फ्रेगनेंस, इनको कभी आपने कॉलेज की लैब में या कहीं देखा हो, इनमें खुशबुएं हैं थोड़ी और कुछ बदबुएं हैं। ये लफ्ज़ अगर समझ में आए, खुशबुएं और बदबुएं। ठीक है, फ्लेवर एंड फ्रेगनेंस प्रोवाइड कैरेक्टरिस्टिक एरोमा एंड टेस्ट टू मैनी नेचुरल एंड सिंथेटिक प्रोडक्ट्स। फॉर इंस्टेंस वेनिलीन, बेंजल्डिहाइड, ये कंपाउंड्स हैं, ये एक ख़ास अपनी डिस्टिंक्ट ऑर्डर रखते हैं, महक रखते हैं। और अच्छा, जैसे इसके बरक्स में वो भी बता दूं इसी में ही कि एल्डिहाइड और कीटोन, ये तो यहाँ पे आ गया ना, एल्डिहाइड और कीटोन के जो मेंबर्स होते हैं जैसे C1 C2 C3 करके, कि फर्स्ट मेंबर्स लास्ट मेंबर्स, जैसे कभी आपने पढ़ा हो कि अल्केन्स कि फर्स्ट मेंबर्स आर गैसेस, कभी ये पढ़ा था स्टेट ऑफ मैटर कि किस स्टेट में ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं।
किस स्टेट में चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। तो इसमें ये भी आपको पता हो कि ये क्या चीज़ें हैं, किस तरह की शक्ल में होंगी। कीटोन है, एल्डिहाइड है, इसकी जो है फिजिकल स्टेट क्या है। दूसरे नंबर पे लिखा है यूज एज फ्लेवरिंग एजेंट एंड फ्रेगनेंस इन कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम इंडस्ट्रीज। ये कीटोन का बड़ा अच्छा काम है। कीटोन का जो है काम, क्योंकि कीटोन की जो है बेस है ना, उसमें खुशबू है। तो अब देखिए फ्रेगनेंसेस जो मुख्तलिफ जो है परफ्यूम्स वगैरह बनते हैं, उसमें कॉस्मेटिक्स, गर्ल्स अगर मेरा लेक्चर ले रही हैं तो क्या कॉस्मेटिक्स, उनके फैशन बॉक्स में ऐसी चीज़ होंगी जिसके अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट पढ़ेंगे, उसके ऊपर रीड करेंगे तो कीटोन की कुछ परसेंटेज होगी। जैसे ये तो नेल पॉलिश रिमूवर में भी इस्तेमाल होता है, इसका इस्तेमाल होता है कीटोन का। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, कोई बायोलॉजिस्ट आप में से फार्मासिस्ट है, यानी दवा साज फैक्ट्रियों में, तो उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल है। बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ये एल्डिहाइड्स। अच्छा, आपको अगर पता हो कि एल्डिहाइड्स जो हैं, इससे एक बड़ा कीमती सॉल्यूशन बनता है फॉर्मेलिन। ये बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने के काम आता है। ये जो है फॉर्मेलिन जो होता है 40% एक्वियस सॉल्यूशन है फॉर्मएल्डिहाइड मीथेनॉल का और मीथेनॉल का। मीथेनॉल यानी मिथाइल अल्कोहल और मीथेनॉल यानी फॉर्मएल्डिहाइड, इन दोनों का मिक्सचर से ना एक सॉल्यूशन बनता है, उसको कहते हैं 40% एक्वियस फॉर्मेलिन सॉल्यूशन। कभी अगर आप लोगों में से कोई जानने वाला डॉक्टर हो और वो MBBS कर रहा हो या हाउस जॉब कर रहा हो, तो कभी देखेगा ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें लगता है कि वो जीते जागते जो है चीज़ें होती हैं। कोई इंसान हो, जानवर हो, कोई स्पीशीज़ हो, पता है वो क्या चीज़ में डुबोया हुआ है कि वो सड़ नहीं रहा है, गल नहीं रहा है, ख़राब नहीं हो रहा है, डीके नहीं हो रहा। वो फॉर्मेलिन सॉल्यूशन है, प्रिजर्व करता है बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को। तो फॉर्मएल्डिहाइड का एक इस्तेमाल मेरे दिमाग में बड़ा कीमती आ गया, वो मैंने बता दिया। फॉर्मएल्डिहाइड जो है सॉल्वेंट्स का काम कर सकता है, यानी सिर्फ इसमें MCQs को ढूंढने के कहाँ हैं। जैसे अब ये जो फार्मास्यूटिकल, ये MCQs हो गया, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम, ये MCQs हो गया। पीछे जो गुजरा कि इंटरमीडिएट्स के तौर पे इस्तेमाल होता है और वो जो है स्टार्टिंग मटेरियल के, वो MCQs हो गया। इसमें तो मैंने एक अंडरलाइन कर ही दिया कि नेल पॉलिश रिमूवर के तौर पे इस्तेमाल हो गया, ये सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल हो गया। कीटोन भी इस्तेमाल होता है सॉल्वेंट के तौर पे, लेकिन फॉर्मएल्डिहाइड से कम। अब है वो आखिरी चीज़ जिसका इंतजार शायद किसी को या ना हो, कीटोन्स की नेमिंग या नॉमेनक्लेचर। याद होगा लेक्चर 1 में मैंने कहा था कि मैं एल्डिहाइड की करा रहा हूँ, और मैं कहा था कि लेक्चर 3 में हम जाएंगे इंशाल्लाह कीटोन्स की नेमिंग या नॉमेनक्लेचर की तरफ। कीटोन्स जो हैं, ये तो याद हो गया कीटोन्स कौन है भाई, चैप्टर ख़त्म पे आ गया। कीटोन्स हैं RCOR, सही है, यानी दो तरफ से कार्बोनिल कंपाउंड का कार्बन अल्काइल रेडिकल या ग्रुप के साथ बॉन्डेड है, सही है। अब ये जो दो तरफ से अल्काइल ग्रुप से बॉन्डेड है, इसकी वजह से अगर इस पर आप गौर करें ज़रा, अगर आप में से किसी ने मेरे साथ जो है पढ़ा हो ईथर्स, याद आ रहा है ईथर्स हमने कहीं पढ़ा था चैप्टर नंबर 6 में। तो एक चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, अगर आपको आ गई ना तो 1 से 2 शिकार हो जाएंगे माशाल्लाह से। मुझे ऐसे स्टूडेंट की तलाश यार जो मेरी बात को समझ जाए, अल्लाह करे। देखिए आमने सामने रखें ज़रा इन दोनों को, ये ईथर है, चैप्टर नंबर 6 ईथर्स, अल्काइल हैलाइड्स एंड ईथर्स। अब ईथर्स का कॉमन नेमिंग निकालिएगा आज के लेक्चर के बाद और आमने सामने रख दीजिएगा, 1 से 2 शिकार हो जाएंगे। ईथर में दोनों तरफ मिथाइल होता था, मैंने कहा कि डाई मिथाइल ईथर। ईथर में एक तरफ मिथाइल एक तरफ इथाइल था, मैंने कहा कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ले आओ, इथाइल मिथाइल ईथर एंड सो फोर्थ। अब बिल्कुल उसी तरह देखें RR इसमें भी है, यानी कॉमन फैक्टर क्या हो गया इन दोनों के स्ट्रक्चर्स में, अल्काइल रेडिकल की मौजूदगी। ठीक है यहाँ तक। अब अगर दोनों में अल्काइल रेडिकल की मौजूदगी कॉमन है तो इसका मतलब हो गया कि इसकी नेमिंग ईथर के जैसी नेमिंग होगी कॉमन में। द ओनली डिफरेंस विल बी द फाइनल पेरेंट नेम। जैसे आपने बोला डाई मिथाइल ईथर, तो ये तो कीटोन फैमिली है भाई, तो डाई मिथाइल कीटोन। बनाए 1-2 स्ट्रक्चर मुझसे पहले, कोशिश करें 1-2 स्ट्रक्चर मुझसे पहले बनाएं। कीटोन क्या, उसको कॉमन नेमिंग दे मेरे साथ, कॉमन नेमिंग दे मेरे साथ, मैं दे दूं। ये नहीं भाई, CH3CO
CH2 CH3, ये मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया। एक और ले भाई, CH3 CH2 CH3 CO CH3, तो ये 2 बना दिए। इधर देखें भाई, CH3 CH2 CO CH2 CH और ये CH3। अब आसान मिसाल तो पहली है, इससे भी पहली जो पीछे है डाईमिथाइल वाली जो आपको बनाने को कही थी। अब इस पे आ जाए। इसमें अगर गौर से देखें तो CO के साथ जो पहला है ये मिथाइल है, और ये जो है ये C2H5 है, तो ये इथाइल है। अब E पहले आता है कि M पहले आता है? E, तो इसका नाम हो गया इथाइल मिथाइल कीटोन। इथाइल मिथाइल कीटोन। और यहीं पे रिवाइज कर लें ईथर को, अगर मैं इस बीच वाले का सिर्फ O लगा देता तो ये हो जाता है इथाइल मिथाइल ईथर, 1 से 2। ये C की जगह यहाँ पे O बीच में कर दें, इथाइल मिथाइल ईथर। वो रिवाइज नहीं करें तो मेरे साथ यहाँ से रिवाइज कर लें। इस पे आ जाए भाई, ये मिथाइल है, ये तो पक्का हो गया। नहीं है पक्का तो चैप्टर 4 और 5 के वक्त में सबसे पहले सिखाया था मिथाइल इथाइल प्रोपाइल क्या होते हैं। और ये क्या है भाई, ये आइसोप्रोपाइल है, आइसोप्रोपाइल। तो अब ये मिथाइल है, ये आइसोप्रोपाइल है, तो मिथाइल का M पहले आता है या प्रोपाइल का? अच्छा, ये आइसोनियो होंगे तो आप उस आइसोनियो को साइलेंट रख के उसका अल्फ़ाबेट देखेंगे, आई का आइसो मत देखिएगा। तो मिथाइल पहले या प्रोपाइल का P पहले, MNOP। तो मेरे हिसाब से बन गया मिथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन। आसान लग रहा है? तो दुआ करेंगे कॉमन नेम वाला सवाल इम्तिहान में आ जाए, वरना IUPAC का हमेशा आता है। इस पे आ जाए भाई, ये क्या है भाई, इथाइल इथाइल। और ये क्या है भाई, मुझसे पहले बोले, कोई नहीं बोल रहा, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आइसोब्यूटाइल, ये आइसोब्यूटाइल है और ये इथाइल है, तो इसका नाम हो गया आइसोब्यूटाइल इथाइल कीटोन। क्या सीखा भाई? ये 3 एग्जाम्पल काफ़ी है, और चौथी आपने दी हुई है जिसमें दोनों तरफ मिथाइल मिथाइल था। अच्छा, एक मज़ेदार एग्जाम्पल तो ली नहीं आप लोगों ने, मज़ेदार एग्जाम्पल भी तो ने कि सर एरिल ग्रुप की आपने मिसाल नहीं दी। वेरी गुड, जिस स्टूडेंट ने मुझे इशारा किया बहुत अच्छा स्टूडेंट हो कि सर एरिल ग्रुप की भी एक एग्जाम्पल दें। ये देखें, उधर CH3 है और इधर ये लगा हुआ है। अब याद है फिनाइल, फिनाइल, तो अब मिथाइल M से है, फिनाइल P से है, तो इसका नाम बन गया मिथाइल फिनाइल ईथर। मिथाइल फिनाइल ईथर, दोनों तरफ फिनाइल बना के आप एग्जाम्पल दें। उस तरफ भी CH3 का हटा के फिनाइल का बना दो, डाई फिनाइल ईथर। खेलेंगे तो जीतेंगे बच्चों। कि मैं शोशा छोड़ रहा हूँ, बोर्ड पे 4 लिखे, जबानी 6 बोल दी हैं, तो आप पेन ज़रा चलाएं ना, तब आपको मज़ा भी आएगा। तो ये देखें, ये था वो एरिल, एरिल ग्रुप ये होता है जिसमें कोई एरोमेटिक रेडिकल आ जाए, है अल्काइल, ये अल्काइल ग्रुप, तो एरिल ग्रुप। तो अब ये एरिल ग्रुप इज़ एरोमेटिक ग्रुप, तो इसमें आगे मिथाइल फिनाइल ईथर। मुख्तसर क्या हुआ कि कीटोन्स की कॉमन नेमिंग ऑलमोस्ट ईथर की कॉमन नेमिंग है। द ओनली डिफरेंस, द पेरेंट नेम इन द एंड विल बी रिटन एज कीटोन इंस्टेड ऑफ ईथर। और नंबर 2, वाइल नेमिंग बाय द कॉमन मेथड, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ अल्काइल ग्रुप और रेडिकल और एलिल ग्रुप और रेडिकल इज मेंटेन्ड, फॉलोड बाई द पेरेंट नेम कीटोन। यहाँ पे आएगा कीटोन, करेक्शन प्यारे बच्चों, कीटोन।
क्योंकि दिमाग में दो चल रहा होता है टीचर के, तो कभी पेन से निकल जाते हैं, स्टूडेंट के भी होते हैं, दो चल रहा होता है निकल जाए पेन से। कीटोन 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 कीटोन, तो ये कीटोन है। ईथर लिख गया था मेरे पेन ने, क्योंकि दिमाग में कीटोन भी था और ईथर भी। सही है, करेक्शन हो गई। चलें, अच्छी बात है, गुजरने से पहले करेक्शन हो गई। अब है भाई IUPAC सिस्टम, उसके बाद जो है एंड हो सकता है लेक्चर इंशाल्लाह। IUPAC नेमिंग, अगर आपने लास्ट लेक्चर मेरा लिया था जिसमें लेक्चर 1 हुआ था इस चैप्टर का, जिसमें मैंने एल्डिहाइड की नेमिंग आपको सिखाने की कोशिश की थी, और उसमें मैंने एक जो है बात बोली थी, तो स्टूडेंट हंस रहे थे या नहीं हंस रहे थे। मेरी बातें हंसने वाली कमी होती हैं, रुलाने वाली ज़्यादा होती हैं, सॉरी फॉर दैट। तो उसमें मैंने कहा था मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, और फिर उसके बाद एक चीज़ बोली थी, वो जाके देखिएगा क्या बोली थी। तो क्या बता रहा हूँ मैं कि अल्केन के ई को हटा के आल लगा दिया एल्डिहाइड का, तो कीटोन के नेमिंग में IUPAC सिस्टम से हम अल्केन के ई को हटा के ओन लगा देंगे, यानी प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, पेंटेनॉन, हेक्सेनॉन, हेप्टेनॉन, ऑक्टेनॉन, नॉनेनॉन, डिकेनॉन। सर ये क्या कर रहे हैं पता नहीं। इससे क्या पता चला? मेरे करने से नहीं भाई। मीथेनॉन नहीं बोला मैंने, जागे बच्चे प्यारे, इथेनॉन नहीं बोला मैंने, जबकि वहाँ मैंने शुरू किया मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। मुझे ऐसे स्टूडेंट्स की तलाश थी जो अटेंटिवली लें और कहेंगे यार कुछ फ़र्क आ रहा है बातों में। यानी इसका फर्स्ट मेंबर प्रोपेनॉन होगा। क्यों? क्योंकि कीटोन जब तय है कि सराउंडेड बाय 2 R's दैट इज़ अल्काइल, तो उस दरमियान वाले को लेके 3 तो हो गए ना, यानी 2 वाला कोई कीटोन हो नहीं सकता। समझे कहानी? जैसे ईथीन अल्कीन का फर्स्ट मेंबर है, मीथीन अगर बना दे तो अपनी जिम्मेदारी पर। समझ गए? ईथाइन फर्स्ट मेंबर है, मीथाइन बना दे तो अपनी जिम्मेदारी पर। तो अब यहाँ पे प्रोपेनॉन मैंने बताया, इथेनॉन और मीथेनॉन बना दे अपने खर्चे पे। अब ये तो सिस्टम की नेमिंग का थ्योरी हो गई। अब ज़रा 1-2 एग्जाम्पल जो सामने है, वरना मैं अब दूंगा आपके पास 4-6 एग्जाम्पल। ये सेंटर कर दें दोनों एग्जाम्पल ताकि वजाहत समझ में आ जाए, क्योंकि वो वर्डिंग जो है वो लिखने को इम्तिहान में नहीं आएगी। ये भी बता दूं कि ये सवाल इम्तिहान में नहीं आता है, गिव द रूल फॉर राइटिंग द नेम बाय द IUPAC सिस्टम। ये भी देखें, सवाल बताते आ रहा हूँ, लिखते जाएँ। ये सवाल नहीं आएगा सेकेंड ईयर लेवल में कि IUPAC सिस्टम के पोस्टुलेट्स लिखें। उसकी इलस्ट्रेशन का सवाल आएगा कि नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स बाय द IUPAC सिस्टम। अब ये पहला फर्स्ट बेसिक मेंबर है CH3COCH3, तो ये हो गया एसीटोन और डाइमिथाइल कीटोन और 2-प्रोपेनॉन। ये IUPAC नेम हुआ, ये इसका कॉमन नेम हुआ, और ये इसका कमर्शियल नेम हुआ। 3 in 1 बता दिया मैंने भाई। अल्केनॉन IUPAC। अब अल्केनॉन, प्रोपेन में आखिर में ई आता है, तो ई हट के ओन आ गया, और ओन बोलना है, 1 नहीं बोल दीजिएगा भाई। उस दिन का लतीफ़ा हो गया, अब आज का सुनाऊं। प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, पेंटेनॉन, ये सीरियस बात थी। सही है? प्रोपेन 1, ब्यूटेन 1, हेक्सेन 1, ये क्या कर दिया सर? ONE तो 1 होता है, तो अलग से पढ़ने कौन कह रहा है ONE को? कीट 1, हेडिंग ही बदल गई भाई, कीटोन नहीं कीट 1। बोर हो रहे हैं? चले भाई, आपके अलग लतीफ़े, चले भाई, हम नहीं हंसा सकते इस कॉम को। तो 2-प्रोपेनॉन, 2-ब्यूटेनॉन इस तरह बनेगा अगर कीटोन का IUPAC नेम होगा। सही है? लेकिन अब एक ऐसा कीटोन है जिसमें ब्रांचेस नहीं है, एक ऐसा कीटोन है जिसमें ब्रांचेस नहीं है। जल्दी जल्दी ख़त्म करें भाई। यहाँ पे आ गया O, ठीक है? H लगाना सिखाया था किसी ने आपको? नहीं सिखाया था तो आज सीख ले भाई। हर कार्बन की वैलेंसी 4, जहाँ पे पूरी नहीं हो रही हो वहाँ पे आपको काउंटिंग करके पूरा करना है 4 वैलेंसी पूरी करने के लिए।
लॉन्गेस्ट चेन लेनी है आपको इस तरह से, कार्बोनिल कार्बन उसके अंदर आए और नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम द एंड वेयर द कार्बोनिल कार्बन इज नियरर। अब इस मेथड को एल्डिहाइड की नेमिंग के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा। एल्डिहाइड में मैंने कहानी की थी कि द नंबर 1 इज ऑलवेज गिवन टू द एल्डिहाइडिक कार्बन, यानी कार्बोनिल कार्बन ऑफ एल्डिहाइड। बट अनलाइक एल्डिहाइड्स CO तो विद इन द चेन अंदर की तरफ कहीं होगा। तो इससे ये पता चला कि कीटोन में कभी 1 होगा ही नहीं, उसमें हमेशा 1 होगा, इसमें कभी 1 होगा ही नहीं। क्योंकि किनारे पे अगर आप CO ले आए तो आपने इसकी बेसिक डेफिनेशन को ख़त्म कर दिया, चैप्टर को डिसॉल्व कर दिया, यानी मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं सका। ये देख लें, मैं आई रिपीट, इसमें देखो 2R के अंदर यानी विद इन द चेन है, तो विद इन द चेन है तो 1 तो नहीं, कम से कम 2 होगा। समझा पा रहा हूँ भाई मैं? कभी बता दिया गया सर आपको समझाना नहीं आता। 1 2 3 4 5 6, तो इस बुनियाद पे इसका नाम हो गया हेक्सेन 2-on। स्टाइल नंबर 1, आप नंबर को पहले लिखें, फॉलोड बाय अल्केन विदाउट E एंडिंग विद द पेरेंट नेम on रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कीटोन। स्टाइल नंबर 2, फर्स्ट राइट द अल्केन विदाउट E फॉलोड बाय द नंबर टू विच द कार्बोनिल कार्बन इज देयर फॉलोड बाय पेरेंट नेम on। 2 तरीके लिखने के चल रहे थे, हेक्सेन 2-on, या यहाँ पे भी लिख सकता था प्रोपेन 2-on और वहाँ पे लिख सकता था 2-hexanone। ओके हो गया। अब ये तो एग्जाम्पल एक आप खुद दें कि जिसमें कोई साइड चेन यानी ब्रांचेस ना हो और वो कीटोन की फैमिली का कोई रुकन हो। यानी अभी मैं यहाँ पे एक कम कर दूँ तो पेंटेनॉन हो गया, लेकिन O को इस वाले पे कर दूँ तो 3 पेंटानॉन हो गया। एग्जाम्पल दें खुद से, एक कार्बन कम करें और इस O को मूव करें इस तीसरे पे और नाम लिखें 3 पेंटानॉन, ताकि आपका दिमाग भी खुले और पेन भी खुले। क्योंकि पेन कभी देखा है बहुत दिन तक नहीं चलाएं तो खांसना पड़ता है उसको करके कि चल नहीं रहा, तो लोग छिड़कते रहते हैं इधर उधर दीवारों पे और अपने जो कपड़ों पे कि यार पेन का गला जाम हो गया। तो पेन चलाएं, केमिस्ट्री चलाएं, दिमाग चलाएं, वो वाला दिमाग नहीं जो डॉक्टर कहता है कि फलाना दिमाग चल गया। समझने की बातें कर रहा हूँ, वक्त ज़ाया नहीं कर रहा हूँ। आ जाए भाई ब्रांचेस। ब्रांचेस होंगी तो लॉन्गेस्ट चेन दी भाई, ये रही लॉन्गेस्ट चेन, ठीक हो गया। नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम द एंड वेयर द कार्बोनिल कार्बन हैज़ द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। अब देखिए 1 2 3 पे आ रहा है, अगर इधर से मैं 1 करता 4 दूर चला जाता है, इसलिए ये गलत हो जाता। अब जो बचा वो साइड चेन या ब्रांच है, 2 पे एक मिथाइल है और 4 पे एक मिथाइल है। तो IUPAC नेमिंग सिस्टम सजेस्ट दैट इन राइटिंग द नेम्स बाय द IUPAC सिस्टम, फर्स्ट द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप इज रिटन फॉलोड बाय डाई और ट्राई फॉर 2 और 3 रिस्पेक्टिवली, फॉलोड बाय पेरेंट नेम अल्केनॉन विद द नंबर ऑफ कार्बोनिल कार्बन टू विच ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। यानी अब यहाँ पे आप कॉमा लिखा हुआ देख रहे हैं, डैश है असल कि 2,4 डाईमिथाइल 2 वाला, हेक्सेन नहीं होना चाहिए, हेक्सेन 3-on। करेक्शन करा दी, एक कॉमा को हटाएं और एक ई को डिलीट करें, सही है। 2,4 डाईमिथाइल हेक्सेन 3-on, सही है जनाब। एक दो और एग्जाम्पल ले लें ताकि जो है कुछ समझ में क्लियर कट आ जाए। यहाँ पे O लगा हुआ है, सही है। यहाँ पे Cl लगा हुआ है, सही है। यहाँ पे OH लगा हुआ है, सही है। लॉन्गेस्ट चेन हाइड्रोजन लगानी आ गई भाई, नहीं आई, लगाएं CH3 CH CH CH3। अच्छा एक चीज़ जो है रटवा दूँ क्या, रटवाने वाला टीचर मैं हूँ नहीं लेकिन रटवा देता हूँ। जिस जगह कार्बोनिल कार्बन होगी ना उस जगह कभी हाइड्रोजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी जो है कवर करता है कार्बन। ये देखें, ये 2 वैलेंसी कवर की, 2 इधर, तो कार्बोनिल कार्बन के साथ कभी जो है अपना रॉकेट नहीं चला दीजिएगा कि वहाँ पे भी H लगा के उसके 5 कर दिए। अब बाकी जो बच रहे हैं ना उस पर ज़रा देख लीजिएगा कि 4 पूरी हो रही है कार्बन की वैलेंसी इसके नहीं।
अब मैंने कर दी पूरी। अब आ जाए भाई लॉन्गेस्ट चेन जिसके अंदर कार्बोनिल कार्बन बन गई। अब ज़रा ध्यान की एग्जाम्पल है ये 1 2 3 पे कार्बोनिल, 2 पे क्लोरो और उधर से 2 पे हाइड्रोक्सिल। अब ये एल्डिहाइड और इसका सेम रूल होगा जो मैंने एक दफ़ा ग्रेटर देन का निशान लगाया था। आज की स्लाइड भी थी, अगर किसी ने वो तस्वीर खींच ली हो तो उस पर गुजरा है कि अगर मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड होगा तो, अगर हेलोजन ग्रुप होगा तो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा तो, यानी एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होगा तो नंबरिंग किधर से, अगर CO 2 पे इधर होता तो बात ही ख़त्म हो जाती, ठीक है। लेकिन अब दोनों तरफ से 3 पर है, तो अब ये 1 सही होगा और ये 1 गलत हो जाएगा, क्योंकि जाके रिसर्च कीजिएगा अपने लेक्चर में कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी फंक्शनल ग्रुप अल्कोहलिक हैज़ प्रेफरेंस ओवर हेलोजन ग्रुप, सही है। तो इस बुनियाद पे नाम बना आपका, मतलब कंपाउंड का 1 2 3 4 क्लोरो 2 हाइड्रोक्सी 3 पेंटानॉन। कुछ समझ में आया? ये बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, इसको समझेंगे ना तो काफ़ी कुछ मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। कि अगर एक ही वक्त में हेलोजन ग्रुप भी हो और हाइड्रोक्सिल अल्कोहलिक ग्रुप भी हो और एक ही जैसे फासले पे से कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन बन रहा हो, तो नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द एंड वेयर हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज नियरर। हेलोजन ग्रुप की तरजीह उसके बाद है, याद रखिएगा। अच्छा, कार्बोनिल वाले में डबल बॉन्ड लगाने का सवाल नहीं पूछिएगा कि सर इसमें एक डबल बॉन्ड भी लगाएं, तो मैं कहूँगा भाई आपके बोलने से मैं नहीं लगाऊंगा, मैं अपने केमिस्ट्री भी तो सोचूं कि वो चीज़ होगी दुनिया में कि नहीं होगी। डबल बॉन्ड का इसमें नहीं आएगा। अब ये सब आ सकते हैं, ब्रोमो लगा दें, खुद ही आप करें प्रैक्टिस, ब्रोमो लगाएं, मैं लगाऊं? लो भाई जल्दी करें भाई, लेक्चर बड़ा हो रहा है। ये आ गया भाई CO, ठीक है। यहाँ आ गया ब्रोमीन, सही है। यहाँ आ गया C2H5, सही है। नेमिंग देनी है इसकी। ये H3 हो गया, ये H2 हो गया, ये H2 हो गया। काउंटिंग सिखा दूँ, 2 और 2 4, 2 और ये ऑक्सीजन का 2 हो गया 4। अच्छा, ये 2 स्टाइल सीख लिए। एक तो देखें CO लिख दे तो कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है भाई, कार्बोनिल है। CO पे ताज पहना दे तो भी वही है। पहचानना है कि ये दोनों CO का मतलब एक ही है, यानी कार्बोनिल। अब जैसे यहाँ पे CO ऐसा लिखा, वहाँ पे वैसा लिखा, देख रहे हैं सर, फ्लेक्सिबिलिटी लाते हैं कि आपको क्लियर हो कि हर पिक्चर हमें पता हो तो पता हो। अब यहाँ पे 1 2 बड़ी आपको अट्रैक्शन आ रही होगी कि 2 पे 2 ग्रुप लगे हुए, एक ब्रोमो भी और एक इथाइल भी, सही है। और इधर से आ रहा होगा कि 1 2 3 पे इसको अहमियत ही नहीं दे रहे, ये दूर हो जाएगा इधर से। यहाँ से देखें 1 2 3 दूर हो गया। और सबसे अहम बात, चेन छोटी हो गई। जाग रहे हैं बच्चे? सर धोखा मार रहे हैं और आप भी धोखा खा रहे हैं। चैप्टर 4 5 देखना चाह रहा था मैं आप लोगों का, कोई भी नहीं पढ़ रहा, मैं पढ़ रहा हूँ। लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह यूँ करता था तो आप हंसते थे जब मैं चैप्टर 4 5 में स्टार्टिंग कराई थी नॉर्मल की। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। तो अब 1 2 3 पे ब्रोमो इतनी दूर हो गया, तो इसका अंदर ये वाला 1 सही हुआ, ठीक है जनाब। और ये हो गया टोटल 7, ठीक। ये साइड चेन बनी, ये साइड चेन बनी। नेमिंग आप दे दें जल्दी से मुझसे पहले। तो अब देखें 5 पर मिथाइल है और 5 पे ब्रोमो है। कैसे कहा था सर ने? हेलोजन का नाम पहले, अल्काइल का बाद में। तो 5 ब्रोमो, 5 मिथाइल और 3 पे टोटल 7 वाला, तो 3 हेप्टानॉन।
हेप्टानॉन। समझ गए भाई? तो ये जो है IUPAC नेमिंग है। समराइज अगर इसकी कर लें फिर उसके बाद छुट्टी कि इन द IUPAC सिस्टम द नेम्स ऑफ कीटोन्स आर गिवन सच दैट द लॉन्गेस्ट चेन इज सेलेक्टेड इंक्लूडिंग कार्बोनिल CO। नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम द एंड वेयर कार्बोनिल कार्बन इज नियरर, यानी इट हैज़ गिवन द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। वाइल नेमिंग the name of substituent or side chains or groups are written first, followed by final parent name alkanone by replacing E of alkane by ONE on. Number subscript are mentioned with the respective alkyl groups or hydroxyl functional group, alcoholic group and ketonic carbonyl group के 2 पोजीशन पे या 3 पे या कहाँ पे, एक से ज़्यादा है तो डाई ट्राई टेट्रा आएगा। बाकी इसके भी कभी कहिएगा कि सर एक कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर लगा दें जिसमें सारे ग्रुप के 4-4, 5-5 एग्जाम्पल देके एक समरी आ जाए, क्योंकि देखिए मैं चैप्टर टू चैप्टर जा रहा हूँ, मैंने एक चैप्टर 4 किसी ने पढ़ा दिया पूरा एक साथ एक ही 2 लेक्चरों में। तो उम्मीद है कि कुछ जो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला इंशाल्लाह हम जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 बैक टू इनऑर्गेनिक ट्रांजिशन मेटल। लेकिन इसका दारोमदार जो है ज़िंदगी का सेहत के साथ और ज़िंदगी के साथ। सही है, अपना और मेरा सबका ख्याल रखिएगा। आज मैंने अपना ही बोल दिया है। सही है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।